मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 9 विषय गणित का प्रकरण 9 समांतर बाहु चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझाने जा रहा हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे तलीय क्षेत्र। तो सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से, सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है। अब आगे देखें तो आकृति का क्षेत्रफल, तो तलीय क्षेत्र का परिमाण या माप आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाण या माप हमेशा धन वास्तविक संख्या किसी मात्रक के साथ व्यक्त की जाती है। आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में दर्शाई जाती है। तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर एक मात्रक है और उसके साथ 5, 7, 10 ऐसी कोई भी संख्या जो उसका परिमाण का माप हो, उसे आकृति के क्षेत्रफल में व्यक्त किया जाता है। अब आगे देखें तो यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं, ए और बी। आप देखेंगे कि उनके आकार और माप दोनों समान हैं, इसलिए ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। आगे देखें तो सर्वांगसम आकृति के क्षेत्रफल, यदि आकृति ए और बी, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल भी समान ही होते हैं। अब समान क्षेत्रफल वाली दो आकृतियाँ सर्वांगसम ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब, आकृति ए और बी सर्वांगसम हो तो क्षेत्रफल समान होंगे, परंतु समान क्षेत्रफल वाली दो आकृतियाँ हमेशा सर्वांगसम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब आगे देखें तो आकृति के क्षेत्रफल का संकेत। आकृति ए के क्षेत्रफल को संकेत में स्मॉल ए आर मतलब एरिया अंग्रेजी शब्द है, उसका शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त रूप ए आर और ब्रैकेट में ए अर्थात आकृति ए का क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया जाता है। आकृति के क्षेत्रफल के गुणधर्म देखें तो पहला गुणधर्म, यदि आकृति ए और बी सर्वांगसम आकृतियाँ हो तो आकृति ए का एरिया यानी कि क्षेत्रफल वो आकृति बी के एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बराबर होगा, समान होगा। इसके बाद आगे देखें तो दूसरा एक नियम समझे। इसके अंदर आप देखेंगे कि संयुक्त आकृति टी दी हुई है, जिसके अंदर दो अलग अलग आकृति है। एक आकृति पी है, जिसको मैंने क्षैतिज पंक्तियों के द्वारा अंडरलाइन किया है, और क्यू आकृति में ऊर्ध्वाधर लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो कहने का मतलब, आकृति टी का क्षेत्रफल ये आकृति पी का क्षेत्रफल और आकृति क्यू के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होगा। अब इसके आगे हम देखें
एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियाँ। तो आइए उसको समझें। दो आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती है, परंतु कब? तो कि यदि उनका एक ही उभयनिष्ठ आधार हो तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष या आकृति का शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर हो। आइए आकृति में समझें तो स्पष्ट होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो समांतर रेखा है, एक रेखा एडी और दूसरी रेखा बीसी। रेखा एडी रेखा बीसी को समांतर है। अब इसमें इस आकृति के अंदर आप देखेंगे दो त्रिभुज हैं, जहाँ दोनों का आधार बीसी रेखाखंड है और ये त्रिभुज एबीसी के आधार का सम्मुख शीर्ष बिंदु ए, जो बीसी रेखा के समांतर रेखा है, उस पर आया हुआ है। इसी तरह त्रिभुज डी बी सी यानी कि दूसरा त्रिभुज, उसका भी आधार बीसी है, परंतु उसके सामने का सम्मुख बिंदु शीर्ष बिंदु डी, ये भी बीसी रेखा के समांतर जो एडी रेखा है उस पर स्थित है। इसलिए ये एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित दोनों त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी का एक ही आधार और समांतर रेखा एडी समांतर रेखा बीसी के बीच स्थित है। अब आगे देखें तो इस प्रकरण में प्रमेय 9.1 दिया है, जिसकी उत्पत्ति कोर्स में नहीं है। हम इसकी प्रतिज्ञा समझने की कोशिश करेंगे। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। कहने का मतलब, आप देखेंगे इस आकृति में एक चतुर्भुज ए बी सी डी है और दूसरा चतुर्भुज ई डी सी ई एफ सी डी है। फिर से एक बार, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जबकि दूसरा चतुर्भुज ई एफ सी डी है। इन दोनों समांतर चतुर्भुज के आप आधार देखेंगे तो समान है, सी डी आधार है और समांतर रेखाओं के बीच दोनों चतुर्भुज हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे। ये प्रमेय 9.1 9.1 ये हमें समझाता है कि एक ही आधार के बीच और एक ही समांतर रेखा, दोनों चतुर्भुज का आधार एक ही है डीसी और दोनों चतुर्भुज समांतर रेखाओं के बीच में आए हुए हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल समान होंगे। इसीलिए हमने लिखा है ए आर यानी कि एरिया ऑफ, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वो चतुर्भुज ई एफ सी डी के क्षेत्रफल के समान है। तो ये प्रमेय 9.1 की प्रतिज्ञा समझी। अब आगे देखें तो
प्रमेय 9.2 में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। आधार एक ही है BC और दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PBC। दोनों का आधार समान है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC वो समान है एरिया ऑफ त्रिभुज PBC, यानी कि ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल वो PBC त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होगा। तो इस तरह ये हमने प्रमेय 9.2 की प्रतिज्ञा समझी। आगे देखें प्रमेय 9.3 एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। कहने का मतलब जिन दो त्रिभुजों का आधार समान हो और क्षेत्रफल भी बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। यह प्रमेय की प्रतिज्ञा हमको समझाती है। इस तरह ये प्रमेय 9.3 समझा। अब आगे देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की परिभाषा हम समझने की कोशिश करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका आधार और उस आधार के अनुरूप लंब के गुणनफल के आधा होता है। समझने की कोशिश करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, इसका आधार BC है और उसके अनुरूप लंब A शीर्ष बिंदु में से AD शीर्ष लंब है। तो BC के माप और AD के माप के गुणनफल का जो आधा माप मिलेगा वह त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी AR ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 आधार यानी BC गुणे लंब यानी कि AD। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। अब आगे देखें अंत में तो त्रिभुज की माध्यिका का गुणधर्म। माध्यिका आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को उस भुजा के सम्मुख शीर्ष बिंदु से जोड़ा जाए तो जो रेखाखंड AD दिख रहा है वह त्रिभुज ABC की माध्यिका कही जाएगी। तो यहाँ पर माध्यिका से आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित होता है। कहने का मतलब कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। जैसे कि आकृति में रेखाखंड AD ये त्रिभुज की माध्यिका है, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इस तरह यह प्रकरण हमारे लिए यहाँ पर समाप्त होता है। तो जो कुछ इसमें समझाया उसे बराबर तैयार करें। और यह प्रकरण समाप्त होने के साथ अगले वीडियो में हम वृत्त का प्रकरण शुरू करेंगे। उसके लिए वृत्त के कुछ पारिभाषिक शब्द आज हम समझने का
प्रयत्न करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम वृत्त के सवाल और प्रमेय वगैरह समझेंगे। तो सबसे पहले वृत्त के प्रकरण का नंबर 10 है। उसमें सबसे पहले वृत्त को परिभाषित करें तो समतल के, आप देखेंगे ये कागज़ एक समतल है जिसके अंदर एक निश्चित बिंदु P लिया है। इस निश्चित बिंदु P से समान अंतर पर, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मेरी पेन घूम रही है, यहाँ सभी बिंदु P केंद्र से यानी कि P बिंदु से समान दूरी पर आए हुए हैं, इसलिए ये उस बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। फिर से एक बार, समतल में निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर आए हुए समतल के बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। इस निश्चित बिंदु P को वृत्त का केंद्र कहते हैं। निश्चित दूरी जो PA हमें दिख रही है आकृति में, उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इस तरह त्रिज्या को परिभाषित करने की कोशिश करें तो त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु, जैसे यहाँ पर बिंदु A यह वृत्त का बिंदु है, इसको जोड़ने से जो रेखाखंड बनता है, रेखाखंड PA, वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो इस तरह फिर से एक बार, वृत्त के केंद्र P और वृत्त पर के बिंदु को जोड़ने से जो रेखाखंड निर्मित हुआ उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब आप देखेंगे तो किसी भी समतल में यदि कोई वृत्त आया है तो वह वृत्त समतल को 3 भाग में विभाजित करता है। नंबर 1, वृत्त का बहिर्भाग। नंबर 2, वृत्त का अंतःभाग। और नंबर 3, वृत्त। तो आप देखेंगे ये आयताकार एक वृत्त का समतल है। इस समतल के अंदर एक वृत्त आया हुआ है। इस वृत्त ने समतल को 3 भागों में विभाजित किया। एक आप देख रहे हैं वृत्त के अंतःभाग, यहाँ जहाँ मेरी पेन घूम रही है वो वृत्त का बहिर्भाग है, और जहाँ मेरी पेन अब घूम रही है वो वृत्त का स्वयं का भाग है। इस तरह वृत्त द्वारा समतल का 3 भाग में विभाजन होता है। इसके बाद वृत्त के प्रकरण में एक जीवा शब्द परिभाषित करने की कोशिश करें। वृत्त की जीवा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त पर के किसी भी 2 बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। आप देख रहे हैं इस आयताकार समतल में एक वृत्त है जिस पर 2 बिंदु A और B आए हुए हैं। इस A और B बिंदु को जोड़ने पर जो रेखाखंड AB बना वह जीवा कहलाएगा। तो इस तरह वृत्त की जीवा अर्थात वृत्त के किसी भी 2 बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड। अब आगे देखें तो वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? तो आप इस आकृति में देखेंगे कि यहाँ P केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर 2 बिंदु X और Y आए हैं। अब वृत्त पर के 2 बिंदु को X जोड़ा तो रेखाखंड XY बना। तो ऊपर जैसे कि हमने समझा उसे वृत्त की जीवा कहेंगे। पर यह जीवा, आप देखेंगे कि AB जीवा और XY जीवा में क्या अंतर है? तो कि AB जीवा
वृत्त के केंद्र से पसार नहीं होती, जबकि जीवा XY वृत्त के केंद्र से गुजर रही है, पसार हो रही है। इसलिए इस जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो कहने का मतलब, जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे उस जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अब आगे देखें तो व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ये हमेशा याद रखिएगा, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। आगे देखें तो व्यास का माप त्रिज्या से दुगना है। आप देखेंगे यहाँ जो व्यास XY है, ये दो त्रिज्या PY और PX से जुड़कर बनी है, यानी PX और PY एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए इनका माप समान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यास का माप त्रिज्या से हमेशा दुगना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो त्रिज्या का माप व्यास के माप से आधा होता है। अब आगे देखें तो जितने भी व्यास इस वृत्त में बनेंगे उन सब के माप समान होते हैं। सभी व्यास समान माप के होते हैं। आगे देखें तो वृत्त के प्रकरण में एक शब्द आता है वृत्त की चाप। वृत्त की चाप वृत्त पर के दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक आकृति है जिसके अंदर वृत्त पर 3 बिंदु हैं, एक बिंदु P, एक बिंदु Q और एक है बिंदु R। तो वृत्त पर के दो बिंदु की हम चर्चा करें तो P और Q के बीच जो वृत्त का ये भाग आया हुआ है, जो डार्क दिख रहा है, वह वृत्त का चाप कहलाएगा। अब ये चाप दो तरह के होते हैं। चाप PQ यहाँ जो दिख रहा है आकृति में, इसे निम्न चाप या लघु चाप कहते हैं। संकेत में P से Q के बीच का चाप है, इसलिए PQ करके ऊपर ये चिन्ह दर्शाएंगे, तो इसे हम चाप PQ पढ़ेंगे। और दूसरी चाप आप देख रहे हैं जहाँ P से शुरू होकर R से होती हुई Q तक जो चाप है, वृत्त का जो भाग है, उसे हम गुरु चाप या दीर्घ चाप कहेंगे। और संकेत में चाप PRQ से दर्शाएंगे। तो इस तरह वृत्त के अंदर दो चाप होती है, एक निम्न चाप या लघु चाप और दूसरी गुरु चाप। आगे देखें तो अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी क्या? तो वृत्त का आधा भाग। तो उसे परिभाषित करने की कोशिश करें गणित की भाषा में, तो जब R और S व्यास के दो अंत्य बिंदु हो, आप देख रहे हैं यहाँ पर वृत्त है, R और S व्यास के दो अंत्य बिंदु हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दो चाप बन रही है, एक व्यास के ऊपर और एक व्यास RS के नीचे, वो दोनों चाप समान है, तो इन दोनों को अर्धवृत्त कहेंगे। तो इस तरह ये अर्धवृत्त को हमने परिभाषित किया। इसके आगे आता है परिधि। वृत्त की परिधि। तो वृत्त की पूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। एक वृत्त बना है अपने आकृति में। अब R से लेकर एक धागा इस वृत्त के ऊपर रखते चले जाएं
और एस से होते हुए आर तक धागे को रखें और उस धागे की जो लंबाई होगी वह वृत्त की परिधि होगी। कहने का मतलब वृत्त की पूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब आगे देखें तो वृत्तखंड में हम देखेंगे, आकृति आप देख रहे हैं कि इस आकृति के अंदर दो भाग हैं। एक छायांकित भाग है जिसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और एक खाली भाग है जो दीर्घ वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड को परिभाषित करें तो जीवा, आकृति में आप देख रहे हैं, वृत्त के दो बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड एक जीवा है। इस जीवा के और उसके दोनों में से किसी भी चाप के प्रदेश को वृत्तखंड कहते हैं। इस तरह एक वृत्तखंड आप देख रहे हैं, ये जीवा और नीचे का भाग ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा, जबकि ऊपर की दीर्घ चाप और ये जीवा मिलकर दीर्घ वृत्तखंड बनाएगा। अब आगे देखें तो वृत्तांश, तो चाप और वृत्त के केंद्र से चाप के दोनों अंत्य बिंदु को जोड़ने वाली दो त्रिज्या के बीच के प्रदेश को वृत्तांश कहते हैं। आप देखेंगे नीचे की आकृति में ये OA और OB दो त्रिज्या है और एक चाप लघु चाप AB है। तो ये लघु चाप AB और दोनों त्रिज्या OA और OB के बीच जितना क्षेत्र जुड़ा हुआ है उसे हम लघु वृत्तांश कहेंगे। और इसके ऊपर देखें तो ये APB मान लीजिए गुरुचाप है, तो त्रिज्या OA OB और गुरुचाप के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उस वृत्ताकार क्षेत्र को गुरु वृत्तांश कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ये वृत्त का प्रकरण पढ़ने से पहले वृत्त के जो पारिभाषिक शब्द अभी हमने समझे उसे ध्यान से तैयार करें और याद रखने की कोशिश करें। और इस तरह आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।